गुड आफ्टरनून, नमस्कार। बहुत कम लोग हैं, एक बार आप लोग प्लीज चेक करें आपके टीम के लोग हैं कि नहीं। जस्ट चेक वंस। और दोबारा से आप लोग अपने ग्रुप और ब्रॉडकास्ट में मैसेज भी डालें एंड जस्ट चेक आपके दोनों टीम के सबसे इंपॉर्टेंट 10-10 लोग, इफ देयर देयर आर नॉट। दोस्तों, आज हम लोग दो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कल आपको आरबीसी में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। टू मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट्स जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको चाहिए। ऑलमोस्ट एवरी वन रिक्वायर दिस प्रोडक्ट्स। Great. So we'll start. Recording in progress. Good afternoon. Welcome to this Know Your Product session. मैं हूं इस्फाकुर रहमान, जोनल हेड एंड A1 एकेडमी कोऑर्डिनेटर। आज हम लोग दो प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, A9 ओंको एंड यंग फ्यूल। और ये दोनों प्रोडक्ट काफी टाइम से आप सभी लोग वेट कर रहे हैं कि आपको मिलेगा। और आज का जो दौर है, आज का जो सिचुएशन है, द करंट लाइफस्टाइल सिर्फ हमारे देश की नहीं, सिर्फ शहरों की नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे चैलेंजिंग हेल्थ केस है या फिर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे खतरनाक डिजीज आप मान सकते हो, वन ऑफ देम इज कैंसर। दूसरा है, लोग उम्र के साथ साथ जल्दी बूढ़े होने लगे हैं और लोग अपनी एजिंग को रिवर्स करने के लिए या फिर फिट एंड फाइन रहने के लिए, यंग रहने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट एक फुल प्रूवन सॉल्यूशन अभी तक किसी को नहीं मिला। तो विल स्टार्ट विथ ओंको। कल रात को भी आप सबने इसके डिटेल में डॉक्टर विक्रांत से सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। आज हम लोग इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। विल टेक ए रिव्यू। स्क्रीन विजिबल है? ग्रेट। दोस्तों, कैंसर मेरे ख्याल से वो बीमारी का नाम है जिसको सुनते ही सबको डर लगने लगता है। अभी थोड़ा सा केसेस ज्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा नॉर्मल है। तो हम अभी आज के टाइम पे अगर आपको सुनाई देता है कि उसको कैंसर है, उसको कैंसर है, हम इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि सो मेनी कैंसर पेशेंट इन द वर्ल्ड। लेकिन जिस घर में कभी होती है, जिसको कभी होती है कैंसर, जिसने अपने नजदीक में किसी को कैंसर होते हुए देखा है, इज वेरी पेनफुल। और अगर आप देखो तो इसका जो अभी तक का जो मेडिसिन सिस्टम है, जो ट्रीटमेंट सिस्टम, इज वेरी एक्सपेंसिव। रेडिएशन वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, वेरी पेनफुल ऑल्सो। और आप इसका फैसिलिटीज आपको नजदीक में ना भी मिले, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मिलते हैं। कोई भी थेरापी आप करते हो, चाहे सर्जरी हो, रेडिएशन हो, कीमो हो, ये बहुत मुश्किल होता है और द चांसेस ऑफ सर्वाइवल वेरी लेस। एक नॉर्मल बॉडी का जो काम करने का तरीका है, जो नॉर्मल प्रोसेस से बॉडी हेल्दी रह सकता है, कैंसर इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट। मान लो हमारे शरीर में 1 करोड़ सेल है जो हमें अच्छा रखने की कोशिश करता है। उसमें से कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ मर जाते हैं, बट दोबारा से पैदा होगा, आगे बढ़ेगा। ऐसे में अगर उसमें 1-2% में ऐसे सेल्स आ जाए जो आसपास के चीजों को नुकसान करेगा और वो आगे जाके अपने जैसा ही सेल बनाएगा, तो ये जो खतरनाक एक परिवर्तन बॉडी में होता है, इसको बॉडी अपने आप रिपेयर नहीं कर सकता। दिस इज मोस्ट डिजास्ट्रस। अब बाकी बीमारियों में देखो, इन्फेक्शन में देखो, बॉडी अपने आप को रिकवर भी कर लेता है, हीलिंग भी करता है। लेकिन कैंसर जब बढ़ना शुरू होता है, बॉडी उसमें कुछ नहीं कर सकती, इट जस्ट डिटोरिएट्स। ये सबसे चैलेंजिंग है फॉर द ह्यूमन बॉडी। और आज के टाइम में कैंसर पैदा करने वाले
फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। तो आज हम लोग कैंसर के बारे में सीखेंगे और एक शानदार सा प्रोडक्ट जो हमने आप सबके लिए लॉन्च किए हैं, कल आपको मिलेगा आरबीसी गोवा में। A9 ऑन्को। ऑन्को का मतलब कैंसर होता है, ऑन्कोलॉजी का मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद कैंसर। इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें डाले हैं जो प्रूवन हैं, और एंटी कैंसर बेनिफिट्स उसको मेडिकल साइंस में लिया जा रहा है। कोई भी मेडिसिन सिस्टम हो, इन इंग्रेडिएंट्स का एंटी कैंसर बेनिफिट्स, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज से लोगों को हीलिंग किया जा रहा है। कैंसर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेरा साउंड वीडियो पीपीटी क्लियर है तो प्लीज एक बार बताना। एवरीथिंग ओके? ये ओके। कैंसर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। कैंसर कुछ सेल्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल हैं, स्किन के सेल्स हैं, नर्व के सेल्स हैं, ब्लड की सेल्स हैं, किडनी में एक अलग तरह का सेल होते हैं, लिवर में अलग तरह का सेल होते हैं। तो पूरे शरीर में बहुत सारे अलग अलग तरह का सेल्स होते हैं जो अच्छे हैं, हेल्दी हैं। और इन सेल का एक सीमाएं होती है जिंदा रहने का, इतने শুভ दिन तक वो जिंदा रहेगा, और उससे पहले वो अपने जैसा सैकड़ों सेल बना के चला जाएगा। কিছু বললাম না, उस सेल के अंदर में इंफॉर्मेशन है, যখন बलेছি तখন করতে হবে। और ये इंफॉर्मेशन से वो सेल अपने आप को डुप्लीकेट करता है, कॉपी पेस्ट आप कह सकते हो, বাহানা नয়, जेरोक्स বাহাना नয়। अपने जैसा बनाते हैं। আজকে কাজ वो सेल কদিন जो আগে बिल्कुल বলেছিলাম এটা করতে, जैसा ही আর काम। কদিন आगे বলেছিলাম করতে, इसके अलावा हमारे হয়নি কেন? शरीर में बहुत सारे दूसरे सेल्स पाए जाते हैं, কতদিন आगे माइक्रो বলেছিলাম আর ऑर्गेनिजम्स जो হয়নি हो কেন? सकते हैं, जो हमें बीमार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बैक्टीरियाज होती हैं उसमें, अनवांटेड আমাকে শিখাতে যেও না पैथोजेंस আর होते আমার मुखेর सामने हैं, মিথ্যে जैसा কথা বলবেন। फंगस, एल्गी, वायरस, प्रोटोजोआ, আমি सब পছন্দ कরি না, कुछ हो सकता পছন্দ करी ना। है। हमारे ऐसे कुछ सेल्स हो तो जिन पर हमेशा कंट्रोल में रहती है। পরনি अगर आप বলে যে हेल्दी হ্যাঁ हैं, স্যার করিনি। नॉर्मल हैं, अपने खाना सब कुछ तरह से किया, तो ये सेल्स आपके बॉडी में अंडर कंट्रोल रहेगा। और ये बहुत ही खतरनाक सेल है, जब तक ये अंडर कंट्रोल में है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब इनकी नंबर्स बढ़ जाती हैं तो ये खतरनाक सिचुएशन करती है। तो एक तरह का बॉडी में रहते ही है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ सेल्स का जो बनावट है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका फंक्शन है, जो उसका सोच विचार है सेल का, और वो सारा कुछ डिपेंड करता है उसको डीएनए में कौन सा इंस्ट्रक्शन है, किसको बड़ा होकर करना है, किस डिविजन करे। जब वो डीएनए में छेड़छाड़ होती है तो सेल के प्रॉपर्टीज भी बदल जाते हैं, उसके चाल चलन, उसके काम काज सब बदल जाते हैं। तो इन्हीं कैंसर, तो कुछ सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं और कुछ सेल बहुत सारे कारणों से फॉर्म होते हैं, और एक कैंसर सेल डिवाइड हो अपने जैसा कैंसर सेल से बनाएंगे। इसको और आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर नहीं जाने दिया तो इन टॉक्सिन्स के प्रभाव से सेल्स के डीएनए में चेंजेस होंगे, और एक नॉर्मल सेल भी कैंसर सेल जैसा बन सकता है। या फिर आप कह सकते हो इन टॉक्सिन की वजह से शरीर में कैंसर सेल की संख्या बढ़ जाएगी। तो हमारा बॉडी का जो बैलेंस है कि फ्री रेडिकल, उसको मिटाने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। ये बैलेंस जब बिगड़ जाती है तो कैंसर सेल्स बन सकते हैं। और इस तरह का सिर्फ एक ही बैलेंस नहीं है, बहुत सारा बैलेंस है। आपका वजन सही होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम कम से कम होना चाहिए, आपके न्यूट्रिशन भी बॉडी के लिए बैलेंस होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। और सबसे डरावनी बात ये है कि हर में कुछ ऐसा पता चलती है, बस धुएं से उसको सुखाया गया या फिर धुएं से उसको कुक किया गया, फ्राई किया गया, ड्राई किया गया। जैसे नॉर्थ ईस्ट में स्मोक फिश होते हैं, स्मोक मीट होते हैं, पता चला ये भी कार्सिनोजेनिक है। अभी दुनिया में इतने सारे बदलाव हुए, हमने प्लास्टिक का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि पता चला प्लास्टिक हमारे खाने की मदद से हमारे बॉडी में आ रही है, वो भी कैंसरस है।
तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कैंसर को पैदा कर सकते हैं। कैंसर को बेसिकली आप दो तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग आम भाषा के लैंग्वेज में जाने की कोशिश करें, एक सॉलिड कैंसर होता है, एक लिक्विड कैंसर होता है। सॉलिड कैंसर का मतलब जो आपके सॉलिड ऑर्गन में होंगे, मसल में, स्किन में, लंग्स, लिवर में, किडनीज में, ब्रेन में, जो सेल्स और टिश्यूज में होते हैं। एक लिक्विड कैंसर जो ब्लड में और लिम्फ में होता है। तो कार्सिनोमा सॉलिड कैंसर्स में आता है, बाकी ऑर्गन के नाम से भी आप कैंसर जानते हो। लिक्विड कैंसर में ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। सो ये के लिए वेरी सिंपल। और कैंसर जब एक जगह में, मान लो किसी एक पर्टिकुलर जगह में कैंसर वाले सेल की तादाद बढ़ रही है, तो वो बढ़ते बढ़ते एक जगह से, एक ऑर्गन के एक हिस्से से एक ऑर्गन के दूसरे हिस्से, फिर पूरे हिस्से में फैल जाती है। इस तरह से स्टेज 1 2। और कैंसर एक सेल दूसरे सेल में बदल जाता है, जैसे किसी सॉलिड ऑर्गन में हुआ था, वहां से जाके लिक्विड कैंसर में भी बदल का। हम एडवांस मेटास्टेज, पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा स्टेज तक कैंसर का इलाज में एफिकेसी है, यानी आप कह सकते हो कि सुधार है, लेकिन हम वो गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। और बहुत बार फोर्थ स्टेज में भी देखा गया है कि इलाज एफिशिएंट है, लेकिन इस बात का चांस कम है कि वो दोबारा नहीं आएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, चाहे कोई भी स्टेज में हो, देखा गया है कि कैंसर की सेल्स दोबारा से बनते दिखता गया है। अगर बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसर सेल है, इसका मतलब यह है बॉडी के किसी भी हिस्से में वो कैंसर सेल दोबारा से बन सकते। इट वाज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन। तो कुछ ऐसे बेसिक रीजन हैं, फैक्टर्स हैं जो कैंसर की होने की चांसेस को बढ़ाती है उम्र के साथ, एजिंग। जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं, हम बड़े होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, तो बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं उनकी हेल्थ की स्टेटस कमजोर होती है, वो उतना मजबूत नहीं रहते। नंबर ऑफ हेल्दी सेल्स कम हो जाती है, बॉडी के दूसरे सारे फंक्शंस कमजोर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी कम होती है, बॉडी का जो एक हेल्थ बिहेवियर है कमजोर होते हैं। तो एज इज ए डेंजरस साइन कैंसर होने के लिए। अल्कोहल और टोबैको, शराब, तंबाकू, किसी भी तरह का टोबैको फॉर्म हाईली कैंसरस है। आप देखोगे जितने लोगों को ऑरल कैंसर, मुंह की कैंसर हो, या फिर लंग्स की कैंसर हो, या फिर विंड पाइप की कैंसर हो, ज्यादातर लोग इस कनेक्टेड विथ अल्कोहल कंजम्पशन और निकोटिन, टोबैको कंजम्पशन, सॉरी। तो कैंसर कुछ फूड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। फूड, हेल्दी बॉडी है ना, हेल्दी बॉडी का मतलब है आपने इसमें सही तरह से सारा न्यूट्रिशन लिया। उसमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, दैट शुड बी मोस्टली बॉइल्ड और अनकुक्ड, क्योंकि फ्रूट्स को ऊपर वाले ने ऐसे बना के भेजा, आप उसको कच्चा खा सकते हैं और उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फूड वैल्यू आपको मिलेंगे। इसलिए फ्रूट्स को हम कुक नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी चाहिए और हमेशा चाहिए। यू डोंट हैव टाइम टू कुक, प्रोसेस एंड देन कंज्यूम। तो उसी तरह से बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इससे हमें जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो थोड़ा थोड़ा मात्रा में चाहिए। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स भी ऐसे जो आपको रॉ खा सकते हैं, बॉयल खा सकते हैं। उसको जब हम ज्यादा प्रोसेस करते हैं, कुकिंग करते हैं, उसमें फूड वैल्यूज तो कम हो ही जाते हैं, लेकिन उसमें साथ साथ फुल चीजें भी बनने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको शायद दुकान का फ्राइड चीजें खाना पसंद है। कोई तेल है, उन्होंने उसमें समोसा वगैरह फ्राई करके आपको दिया है, वो बहुत टेस्ट होता है। समोसा इज नॉट आती, लेकिन वो जो तेल है, एक बार बॉयल होने के बाद, एक बार हीट होने के बाद, पूरा बर्न होने के बाद दोबारा से हम उसमें खाना बनाते हैं, दैट ऑयल इज वेरी डेंजरस। तो जो प्रोसेस फूड है, उस पूरा प्रोसेसिंग की प्रोसेस में ऐसे हार्मफुल चीजें बनती हैं जो कैंसर बना सकते। जैसे मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया, स्मोक्ड फिश, चाहे आप उसको घर में क्यों ना करो, स्मोक्ड फिश एंड स्मोक्ड मीट आर नॉट हेल्दी, इससे कैंसर फॉर्म हो सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैं रिपीट दैट अगेन, बॉडी का एक बैलेंस है। बैलेंस ये है कि हमने एनर्जी लिया, हमने खाना खाया, हमें एनर्जी मिली, और शरीर कुछ भी ना करे मेटाबॉलिज्म के लिए। उसका जो हम काम करते हैं, उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ती है,
और उस एक्टिविटी से ब्रेन को, लंग्स, लिवर, किडनी, जितनी भी ऑर्गन है, जितनी भी हमारे सिस्टम है, वो सारे सिस्टम आप ये कह सकते हो कि होता है बॉडी को ये समझ और रहा है, तो बॉडी उस हिसाब से अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगा। जैसे देखा गया है, जो लोग बेड रिडन जो पेशेंट्स होते हैं, बॉडी सारे फंक्शंस, इंसान के फंक्शन से बहुत, जो पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्रेन नहीं काम कर रहा है, उनके बॉडी अलग होते हैं। तो बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्ड करने का और बॉडी का एक नॉर्मल बैलेंस होता है। आपने एनर्जी लिया, आपने फिजिकल एक्टिविटी किया, ये बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा तो जाहिर हम सबको पता है फैट डिपॉजिट होगा और बॉडी के अच्छे फंक्शंस कम हो जाएंगे। बॉडी अपने आप को फिट एंड फाइन रखने का जो एक नेचुरल फिनोमिनन है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण हम वो चीजें बनना शुरू हो जाएंगे। एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, पॉल्यूशंस, अगर आप ऐसे फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो भी कैंसरस है। सीमेंट इंडस्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्रीज, या फिर इस तरह के हार्मफुल केमिकल, बहुत सारे लोग जो रेडियो डायग्नोसिस में काम करते हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, न्यूक्लियर रेडिएशन थेरेपी हो, इससे रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, सर एक्सरे वाला बंदा हो तो वो एक शीट के पे से एक्सरे निकाल, रेडिएशन सारी कैंसरस, तो काम की वजह से भी कैंसर होने का चांसेस होता है। जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री, आजकल कैंसर का जो लिंक वो जेनेटिक्स के साथ पाया गया है। जो अगर गड़बड़ होगा, डीएनए चेंजेस होंगे, यू कैन कैरी कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स। उसी तरह से फैमिली हिस्ट्री अगर होगा, बहुत सारे इन्फेक्शन है, बहुत सारे बीमारियों का कारण से भी कैंसर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा एसिडिटी होना, सीवियर गैस्ट्राइटिस होना, उससे आपको इंटेस्टिनल या फिर स्टोमक अल्सर हो सकता है। अनट्रीटेड स्टोमक अल्सर कैन कॉज स्टोमक कैंसर। उसी तरह से कॉन्स्टिपेशन से पाइल एंड लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड पाइल से भी देखा गया है देयर इज अ लिंक बिटवीन कैंसर। उसके अलावा एचपी वायरस, हेपाटाइटिस बी एंड सी, एचआईवी एड्स, इस तरह के इन्फेक्शियस कॉजेज से भी कैंसर होने का चांसेस होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजन का मतलब है जिन चीजों से कैंसर हो सकती है उनको कार्सिनोजन कहते हैं। कैंसर को आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग नाम है। प्लास्टिक, अब देखोगे नियोप्लाज्म, नियोप्लास्टी, या फिर कैंसर, या फिर अलग अलग नाम, लिकोमिया, कार्सिनोमा, लिम्फोमा इत्यादि, इस तरह का जो नाम होते हैं। तो कार्सिनोजन का मतलब है, और कार्सिनोमा का मतलब कैंसर। कार्सिनोजन का मतलब है वो चीजें जो कैंसर कर सकती हैं। अगर ब्रॉडली हम कैटेगराइज करें, ब्रॉडली कि किस तरह का चीजें हमें कैंसर कर सकती है, तो सबसे कॉमन चीज जो हम सारे लोग एक्सपोज्ड हैं वो है प्लास्टिक। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज जो कैंसर कर सकती है, क्योंकि प्लास्टिक हमारे हॉर्मोन्स में भी बदलाव ला सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल में अगर आप गर्म खाना लेके खाओगे तो हार्मोनल चेंजेस आ सकती हैं। माइक्रोप्लास्टिक डीएनए को चेंजेस कर सकते हैं, क्रोमोसोम लेवल पे उसका इफेक्ट रहता है। इवन दिस इज सीन इन एनिमल्स एज वेल। उसके अलावा न्यूक्लियर रेडिएशन, देन बाहर का कोई भी खाना, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, निकोटिन, और बहुत सारे एडल्ट्रेटेड फूड, जो कलर, प्रिजर्वेटिव, हार्मफुल सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, उससे भी ब्लड कैंसर होने का चांसेस होता है। स्ट्रेस इज ऑल्सो लिंक्ड। स्ट्रेस से बॉडी के अच्छे हार्मोन्स बनना कम होते हैं और बॉडी एक दूसरे डिफेंसिव मोड, जैसे आपके गाड़ी में, यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर, आपके गाड़ी में ना ड्राइविंग मोड्स होते हैं। आप शहर में होगे तो सिटी मोड, आई थिंक इस तरह का मोड्स होते हैं। आप पहाड़ में होते हो तो हिल मोड, ऐसा कुछ हो, स्पोर्ट्स मोड होता है। तो हमारा बॉडी दुनिया का सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एडवांस साइंटिफिक डिवाइस है। ये हर ऑटोमेटिक काम कर सकता है, एवरीथिंग इट कैन डू इट इट्स ओन। आप 7 दिन भी बिना खाए जिंदा रह सकते हो। पानी को भी आप कम से कम यूज करके 3-4 दिन में यू कैन सर्वाइव। ये दुनिया का ऐसा ऑटोमेटिक मशीन है जो किसी भी हाल के लिए प्रोग्राम किया गया है। इट कैन सर्वाइव एनीवेयर। आप देखो सुनीता विलियम्स इतने महीने से स्पेस में है। देयर आर पीपल इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जहाँ पे 6-6 महीना रात ही होती रहती है, फिर दिन दिन ही होते रहता है। यहाँ ऐसे जगहों में भी लोग सर्वाइव करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर आर बिलो
इंक्रीजिंग है, बिलो 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 जीरो है, तो ये बॉडी ना तो ऑटोमेटिक है और उस हिसाब से अपने आप को प्रोग्राम कर लेता है। स्ट्रेस एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे बॉडी अपने आप को प्रोग्राम कर लेता है, एंड दैट इज डिजास्टरस। आपके हार्मोन लेवल बिगड़ जाते हैं, आपके अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद हो जाते हैं, बंद तो नहीं बोलूंगा, कम हो जाते हैं। स्ट्रेस एक ऐसा हालत है ब्रेन के लिए जहां पे ब्रेन को ऐसा लगता है कि सर्वाइवल चांसेस आर लेस, और ब्रेन कैन नॉट हैंडल दैट। आप ऐसा मानो कि ब्रेन स्ट्रेस के लिए तैयार नहीं है, स्ट्रेस में लोग सर्वाइव नहीं है। वी आर नॉट प्रोग्राम फॉर स्ट्रेस। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमेशा होगा, बट नॉट लॉन्ग टाइम। तो स्ट्रेस से बॉडी को हर तरह का नुकसान हो सकता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द कैंसर सेल टू फॉर्म या फिर मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं। कैंसर को समझने के लिए एक और आसान सा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे बॉडी के में जो कुछ भी है, सारे जगह पर आपको सेल्स दिखेंगे, हर जगह में सेल्स हैं। ये लेफ्ट साइड फोटो दिख रहा है ना, मान लो ये एक सेल है, एक तरह का सेल है, मान लो ये आरबीसी जैसा है एक्चुअली, लेकिन दैट इज रेड इन कलर। तो सेल के अंदर में जैसा आपको यहाँ पे नॉट एग्जैक्टली लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चर है, जो ब्लू कलर का आपको एक सर्कल दिख रहा है ना, लाइट ब्लू कलर का, मान लो न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस, सेल का हेड सेंटर। उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। तो जब एक सेल से दो सेल बनेगा, हर सेल के अंदर में क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम डिवाइड होगा। क्रोमोसोम एक्स जैसा दिखता है, लाइक दिस एक्स, एक्स जैसा दिखेगा। तो ये क्रोमोसोम डिवाइड होगा। एक सेल दो सेल होने के जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में सबसे पहले क्रोमोसोम डिवाइड होगा। जैसे एक्स वाला क्रोमोसोम टूट के सी टाइप का दो क्रोमोसोम बनेगा, फिर वो आगे जाके अपने आप को डेवलप करेगा और वो पूरा एक्स एक्स क्रोमोसोम बनेगा, बाय द शेप आई मीन टू से। और ये जो एक सेल से दो सेल होने का जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। और इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और बॉडी के जो सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल, इस तरह का अलग अलग सेल का अलग अलग सेल डिवीजन प्रोसेस होते हैं। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, हाईली एडवांस आप केमिकल प्रोसेस कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स का रोल है, और इसमें हर एक छोटा छोटा चेंजेस भी सेल डिवीजन में इन्फ्लुएंस करता है। एक सेल से दूसरा सेल बनने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर 100% कॉपी पेस्ट हुआ तब तो सब कुछ सही है। इसमें अगर 1% भी कॉपी पेस्ट में एरर रहा, 1%, दैट इज डेंजरस। और वो उस 1% एरर का चांस आजकल ज्यादा हो गया है। सेल डिवीजन में एरर्स होने लगे हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ में टेलोमेर लिखा है, ये एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है। उसमें मान लो क्रोमोसोम का जो एंडिंग होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। वो छोटा होने के कारण बहुत खतरनाक इंपैक्ट आ सकता है जो सेल बनेगा उसके ऊपर में। तो डीएनए डैमेज हो रही है। जितने भी फैक्टर्स आपने पहले वाले स्लाइड में देखा, वो सारे रीजन है डीएनए को डैमेज करने के लिए। सेल डिवीजन के प्रोसेस में एरर्स हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका रीजन पे एनवायरमेंटल फैक्टर, फूड, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी, ड्रग्स, अल्कोहल, निकोटीन, सब कुछ है। एपिजेनेटिक चेंजेस, सेल के ऊपर में ना प्रोटीन्स होते हैं, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हो, आपने बहुत सारे ट्रेनिंग में हमने आपसे ये कहा कि जब भी आपके बॉडी में कोई इंफेक्शन वाला माइक्रोब्स घुस आता है, मान लो कोई बैक्टीरिया घुस आया, तो उस बैक्टीरिया को कैसे पहचानता है हमारा बॉडी? उस बैक्टीरिया के ऊपर में बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। तो बॉडी उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके पता लगाता है कि इस तरह का ऑर्गेनिज्म है और इसको मारने के लिए इस तरह का हथियार चाहिए। अब हमारे जितने भी डीएनए हैं, वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन इन प्रोटीन के बेसिस पे करता है। डीएनए का एक खुद का आइडेंटिटी होता है। क्रोमोसोम के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम का हर एक लेवल पे इंफॉर्मेशन का डीएनए का कोड या सीक्वेंस होता है। हर चीज का पहचान होता है। हर डीएनए का जो एक सीक्वेंस है, हर इंफॉर्मेशन का एक प्रोटीन वाला पहचान होता है। अब ये प्रोटीन वाला जो पहचान होता है, ये बहुत सारे कारण से बदल सकती है। जैसे हमने हार्बन न्यूट्रीजेनेटिक्स में आपसे कहा, हार्बन न्यूट्रीजेनिक्स में कहा, न्यूट्रीजेनेटिक्स में कहा
कि खाने का और डीएनए का कनेक्शन है। अच्छा फूड, हेल्दी फूड डीएनए को अच्छे काम करने के लिए स्टिमुलेट कर सकता है। बैड हैबिट्स, बैड फूड, फूड, अनहेल्दी एनवायरमेंटल चेंजेस डीएनए को रिस्पॉन्स के लिए डैमेज सिचुएशन को पैदा करने के लिए स्विच ऑन कर देता है, जो हमारे बॉडी को नुकसान कराता है। तो एपिजेनेटिक चेंजेस, बिहेवियर से डीएनए में चेंजेस होता है, उसको एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं। सेलुलर सेंसेस, सेल्स में बहुत सारे बदलाव आते हैं बहुत सारे कारणों से। इंटरनल बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, बॉडी के जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं, बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, या फिर खाने पीने से हमारे बॉडी में जिस तरह का न्यूट्रिशन आते हैं, हेल्दी एंड अनहेल्दी। स्मोक करने से मान लो निकोटीन पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उससे सेल में इम्पैक्ट आता है। अभी मान लो मेरा जो चेहरे का, फेस का जो स्किन है, पूरा बॉडी का जो स्किन है, वो 28 डेज जिंदा रहेगा। लेकिन इस वक्त मैं हूं ऐसे जगह में जहां पर टेम्परेचर बिलो 0 है और ये मेरा पहला एक्सपोजर है। उस टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए अगर मैंने खास ध्यान नहीं दिया तो मेरे स्किन के सेल के लिए दिस इज वेरी न्यू और हो सकता है सरवाइव ना करें। ये तो मैंने एक बहुत नेचुरल फेनोमेनन बोला। आप सोचो इस तरह का बदलाव हमारे बॉडी में हर रोज कितना होता है। हमने कोई ऐसा खाना खाया जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव है, प्रोसेस चीजें हैं, निकोटीन, अल्कोहल, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो इस तरह का चीजें से सेल ग्रो होना बंद कर देते हैं। यानी आपके बॉडी में एक अच्छा सेल है, वो ग्रो होना बंद कर देते हैं, वो डिवाइड नहीं होगा, वो एक सेल उधर ही रहेगा। 28 दिन जिंदा रहना था, लेकिन 28 दिन के साइकिल में उसने अपने जैसे बहुत सारे सेल को आगे बढ़ाना था, उसने वो काम बंद कर दिया। सेल ग्रो नहीं हो रहा है, डिवाइड भी नहीं हो रहा है, और ये नॉर्मल भी नहीं है, ये एबनॉर्मल है, और ये धीरे धीरे जाके कैंसर में बदल सकता है। ये जो प्रोडक्ट अपने सामने स्क्रीन में है, ये है A9 ऑन्को। ए का मतलब है एस्टोनिया 1, 9 का मतलब इसमें 9 चीजें ऐसे डाली गई हैं। ऑन्को का मतलब है कैंसर, यानी इसमें ऐसे 9 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हाईली एंटी कैंसर है। हाईली यानी इनके एंटी कैंसर बिहेवियर बहुत है। अब दुनिया में आपको बहुत सारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वाली चीजें मिलेंगे। चाय भी एंटी कैंसर है, हेल्दी स्लीप भी एंटी कैंसर है, फास्टिंग भी एंटी कैंसर है। तो फूड में बहुत सारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वाले फूड हमारे आसपास में बहुत है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वो वाइडली एक्सेप्टेड है, हर इंसान के बॉडी में सिमिलर काम करता है, कौन कौन से स्टेज में काम करते हैं, या फिर हम उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं क्या। सो ये जो 9 इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे यूज किया ना, दे आर हाईली एंटी कैंसर। इसमें आप देखोगे जी कॉम्प्लेक्स, ए ओ कॉम्प्लेक्स, नेचुरल। ऑप्टिमल सेलुलर एक्टिविटी का मतलब होता है एक सेल जब नॉर्मल चलता है, एक सेल अपने फंक्शन से कमजोर हो गया, वो बूढ़ा हो गया, वो मर जाएगा। एक सेल नॉर्मल से फास्ट और अलग बिहेवियर कर रहा है, तो कम बिहेव करना, ज्यादा बिहेव करना, दोनों ही एबनॉर्मल है। जो सही है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम। जैसे मान लो हमारा थायराइड की हॉर्मोन है, नॉर्मल थायराइड अगर है तो ठीक है, अगर कम है उसको हाइपो कहते हैं, ज्यादा है तो हाइपर। नॉर्मल और जो सही है उसको कहते हैं ऑप्टिमम। हमारे सेल आज के टाइम पे दोनों तरह के सिचुएशन को झेल रही है, या फिर कमजोर है, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट होने वाले हैं, हाइपर एक्टिव है। तो ये ऑप्टिमल सेलुलर एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इम्यूनोमोडुलेटरी, अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, जैसे एलर्जी इज ए हाइपर इम्यूनो रिस्पॉन्स, आपका बॉडी बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसमें इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स ज्यादा हो रहा है। अगर इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स कम है तो जो चीजों से सबको एलर्जी होती है उससे आपको एलर्जी भी नहीं होगा, लेकिन उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोनों ही खतरनाक है। इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स अगर ज्यादा हो जाए देन ऑल्सो हार्मफुल, अगर कम हो जाए वो भी हार्मफुल। तो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी का मतलब है अगर आपका हाइपर इम्यूनो रिस्पॉन्सेज है उसको नॉर्मल तक लेके आएगा, अगर बहुत लो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ऊपर तक लेके जाएगा, ऑप्टिमम। और ये एंटी एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स है,
और एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कैंसर आर रिलेटेड। तो इसको डिटेल में जानते हैं। आप देखोगे इसमें 3 ऐसे चीजें डाली गई हैं जिसको आप जी 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 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गैनोडर्मा, ग्रेप्सिड, ग्रीन टी। ये तीनों चीज हाईली एंटी कैंसर है। ग्रीन टी, नॉर्मल चाय भी, चाय में मौजूद कैफीन, थेबाइन, इसमें से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज बहुत हैं। आप देखोगे जो लोग चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में देखा गया है, या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री ऐसे बने हैं जहाँ पे लोग बहुत घरेलू प्रोसेस में चाय बना के पीते हैं, जहाँ पे चाय होती है, उनके किडनीज बहुत अच्छे रहते हैं, उनको ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, और उनके बॉडी में कैंसर सेल्स भी कम होते हैं, उनको कैंसरस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। सो गैनोडर्मा एक तरह का मशरूम है जो बहुत ही बेनिफिशियल एंड हाईली एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, और सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है, सालों से, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। ग्रेप्सिड एंड ग्रीन टी। तो ये जी 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 कॉम्प्लेक्स है, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है। बॉडी में ट्यूमर बन सकता है, हर किसी के बॉडी में छोटे मोटे हजारों ट्यूमर्स होते हैं, हजारों कैंसर सेल्स होते हैं, लेकिन हमारा बॉडी उसको हैंडल कर लेता है। तो ये नॉर्मल पैटर्न है। हेल्दी बॉडी को आप कमजोर कर दोगे तो ट्यूमर्स एंड कैंसर सेल बढ़ते जाएंगे। तो एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज आज के टाइम में हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम अनहेल्दी लिविंग में हैं। हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, जो ट्यूमर कैंसर हो सकते हैं उसको मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंट कहते हैं, जो नहीं करते उसको बिनाइन कहते हैं। तो ट्यूमर का मतलब नहीं है कि वो कैंसर में ही बदलेगा, लेकिन यू नेवर नो, आज तक वो बिनाइन है, कुछ महीनों बाद वो मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो ट्यूमर को कंट्रोल करेगा, एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज हैं। सेलुलर फंक्शन को ऑप्टिमम करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, मतलब सेल की एक्टिविटी, सेल के फंक्शन, सेल का जो नॉर्मल लिविंग पैटर्न है उसको सही रखेगा, एक सेल से आगे वाले सेल नॉर्मल और सही बनेगा। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स हमने इसमें डाला है, एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट, आप देख सकते हो इसमें कुर्कुमिन सी थ्री है, या नॉर्मल ओनली नॉट कुर्कुमिन, इसमें 3 तरह का कुर्कुमिन है, लाइकोपिन, बायोपेरिन। आप इसको एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, और ये नेचुरल है। बॉडी में 2 हार्मफुल चीजों का उत्पादन हमेशा होता है, फ्री नाइट्रोजन, फ्री ऑक्सीजन। और ये फ्री नाइट्रोजन, फ्री ऑक्सीजन को हम लोग, फ्री ऑक्सीजन को हम लोग फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और ये बॉडी को नुकसान कर सकते हैं, कभी भी कर सकती है, और इनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, इसको न्यूट्रलाइज करेगा और बॉडी से बाहर निकालेगा। और वो एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में कम मिलते हैं। सो दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा, बाहर निकालेगा, फ्री रेडिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट को कम करेगा, और न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। ये एक सीरियस कंसर्न आज के टाइम पे। बहुत सारे लोग हेल्दी फूड लेते हैं, लेकिन उनके बॉडी में ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होती है। तीसरा कैटेगरी जो हमने इसमें डाले हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यून सिस्टम को एडवांस करने के लिए, बेसिल, जिंजर, मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन को एक सुपर फूड माना जाता है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। डाइजेशन, डाइजेशन से न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन से मतलब है इसमें जो कुछ भी होगा आपको एंटी ट्यूमर बेनिफिट्स मिलेंगे, सेलुलर फंक्शन इनहेंस होगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छा होगा, यानी इंप्रूव डाइजेशन से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होगा और आपको A9 के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा तो वो खुद कैंसर सेल को मारेगा। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं, वो कैंसर सेल्स को मार सकते हैं, लेकिन ये भी धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। स्किन को हेल्दी रखता है। तो ये जो 9 इंग्रेडिएंट्स हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वाले सेल आप कह सकते हैं। कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स आपके सामने यहाँ पे रखेंगे। गैनोडर्मा आप देख सकते हो, प्रॉमिसिंग एंटी कैंसर एंड इम्यूनोमोड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज देखा गया है। इम्यून सिस्टम में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। हाईली एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसका देखा गया है। सिग्निफिकेंट एंटी कैंसर इफेक्ट्स, हर तरह का कैंसर में इसका फायदा मिला है। और जो पॉलीसैकेराइड फॉर्म हम लेके आए हैं, पॉलीसैकेराइड फॉर्म का बेनिफिट ज्यादा है। उसके अलावा आप देखोगे ग्रेप सीड का जो बेनिफिट्स है, एक्सेलेंट सोर्स ऑफ वेरियस एंटी कैंसर एजेंट। ग्रेप और ग्रेप सीड मतलब जितने भी ग्रेप या फिर ग्रेप के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, इनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज बहुत होते हैं।
और इससे देखा गया है कि बॉडी में हेल्दी सेल्स की तादाद बढ़ जाती है और सेल की लाइफ और सेल की क्वालिटी भी अच्छी होती है, और जो कैंसर सेल और हार्मफुल सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। ये सारे साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस पे हैं। ग्रीन टी का जो बेनिफिट्स है कैटेचिन्स का, एंटी कैंसर, और ये थेरापेटिक का मतलब है इसको मेडिसिन सिस्टम में एज ए ट्रीटमेंट, एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी एंटीऑक्सीडेंट के साथ ग्रीन टी अगर दिया जाता है तो उसका बेनिफिट्स बहुत ज्यादा देखा गया है। उसके अलावा आप देखोगे ग्रीन टी का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, देन क्यूरक्यूमिन का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हेल्थ के ऊपर में, स्किन के ऊपर में, ब्लड के ऊपर में, ह्यूमन सिस्टम के ऊपर में। कैंसर में भी इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। ये भी एक सिग्निफिकेंट एंटी कैंसर बेनिफिट्स दिखाते हैं अलग अलग तरह के कैंसर में। कैंसर के सेल जो बढ़ते हैं, जैसे एक जगह में कैंसर है, थोड़ा सा कैंसर सेल फॉर्म हुआ, और मान लो एक ट्यूमर है और ट्यूमर के स्टेज में ही है, वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, वो सडनली बढ़ने लगता है, फैलने लगता है, उसको कहते हैं प्रोलिफेरेशन। तो कुर्क्यूमिन कैंसर की एडवांस को रोकता है, स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ने से रोकता है। कैंसर की सेल्स की माइग्रेशन, जैसे किसी एक जगह में कैंसर सेल हुआ, वो दूसरे जगह में माइग्रेट करके उस जगह में जाके वहां का कैंसर बनाना शुरू किया, इसको भी रोकता है। उसके अलावा लाइकोपिन का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको टमाटर में मिलता है, टोमेटो में लाइकोपिन मिलता है। इसके बहुत सारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। जस्ट ए मिनट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो लाइकोपिन में ऐसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखा गया है, जो कैंसर को बढ़ना, कैंसर को एक जगह से दूसरे जगह में स्प्रेड होना, कैंसर का एडवांसमेंट में इसके हेल्पफुल बेनिफिट्स है। इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था चूहे पे, माउस पे, तो देखा गया है एंटी कैंसर बेनिफिट बहुत मिला है। बहुत सारे ट्यूमर को कैंसर होने से भी प्रिवेंट किया जा सकता है। दिस इज हाईली एंटी कैंसर प्रोडक्ट, या फिर आप इंग्रेडिएंट कह सकते हैं, जो कैंसर की प्रोलिफरेशन, इसके एडवांसमेंट को रोकता है। सो इतने सारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वाले एक शानदार प्रोडक्ट A9 ऑन्को। मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 2016 की स्टडी के हिसाब से, आई थिंक इट वाज इन 16 और 17, उस वक्त की बात है, हर साल 50,000 बच्चों को कैंसर होता था जो 3 से 5 साल के रेंज में है। उसमें से ज्यादातर बच्चों की डेथ होती थी, क्योंकि उस टाइम में इंडिया में सिर्फ 50 ऐसे डॉक्टर थे जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट थे, बच्चों का कैंसर का इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर। आज मान लो हमारे पास नंबर थोड़ा ज्यादा है, हॉस्पिटल ज्यादा है, फैसिलिटी ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट इज वेरी हाई। उस वक्त के रिसर्च के हिसाब से पता लगा दुनिया का हर 11 वाला कैंसर पेशेंट इंडिया का है। बाय नाउ ये बहुत ज्यादा हो गया, और आप सुन के दुखी होंगे कि एवरेज जो लाइफ स्पैन है इंडिया का वो अराउंड 70 है, नियर टू 70। नॉर्थ ईस्ट का लाइफ स्पैन उससे 8 साल कम है, बिकॉज ऑफ कैंसर इन नॉर्थ ईस्ट इज वेरी हाई। यहाँ में बेटल नट, टोबैको, पान सुपारी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण कैंसर बहुत ज्यादा होता है, HIV ज्यादा होते हैं, और लाइफ स्पैन भी कम है। तो कैंसर एक बहुत ही डिजास्टर्स स्टेज में है इंडिया में, और अगर इसको अभी प्रिवेंट नहीं किया गया तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यू कैनॉट टेक ए चांस। कैंसर अगर हो गया, इट्स अ मैटर ऑफ 15-20 lakhs, फिर भी लोग सर्वाइव नहीं करते। तो ये जो प्रोडक्ट है, या तो जिसको कैंसर हो चुका आप उसको दें, या फिर जिसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, मतलब उसका लाइफस्टाइल नॉर्मल से हटके शहर के सारे लोग ले सकते हैं, स्मोक करने वाले लोग ले सकते हैं, ओबिस लोग ले सकते हैं, जिनका वजन ज्यादा है ले सकते हैं, जिनके घर में कैंसरस पेशेंट हैं, जिनके पेरेंट्स में किसी को हो चुका था वो ले सकते हैं, जो रोजाना बाहर खाना खाते हैं वो भी ले, जो स्ट्रेस में रहता है वो भी ले, जिनके बॉडी में ट्यूमर्स वगैरह हो रहा है, जिनके ब्लड सेल की काउंट्स कम ज्यादा होते हैं, WBC ज्यादा रहते हैं, तो ये सारे प्रिवेंटिव मोड पे आप ले सकते हैं। या फिर अगर किसी को हो चुका है, आप उसको ये प्रोडक्ट जरूर दें। से ये मेरे हिसाब से इट्स अ गिफ्ट टू द मैनकाइंड,
एक बहुत अच्छा जरिया है कि जो वक्त आने वाला है, गवर्नमेंट ने कहा, डब्ल्यूएचओ ने कहा, हर घर में कैंसर पेशेंट होने वाला है बाई 2026। कुछ एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या आप सही तरह से समझ गए A9 को? कोई सवाल तो नहीं है मन में? इफ इट इज देयर आप लोग पूछ सकते हो। हेलो। हेलो। इनका ओके, मीटिंग तो गोइंग शुरू अहेड, भी कर एक दिया दूसरा हमको। प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट अ मोमेंट। एक ऐसे ही सवाल मेरे मन में है जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। आप इसको साइंस के साथ कनेक्ट मत करो, प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट मत करो, डोंट कनेक्ट इट टू एनीवन। एक सीधा सा बहुत मामूली सा सवाल है। कोई भी इंसान को अगर हम पूछे, क्या आप लंबा जीना चाहते हैं? लंबा का मतलब है आप लंबे टाइम तक जीना चाहते हैं, नहीं चाहते? जवाब क्या होगा लोगों का? क्या कोई मना करेगा? मेरे ख्याल से हर कोई बोलेगा लंबा जीना चाहता है। और एक्चुअली में हमारी लाइफ ना बहुत शॉर्ट हो गई है। 100 साल थे 30 साल पहले, अभी 70 में आ गए। आने वाले 20-30 सालों में शायद ये 10-15 साल और कम हो जाएंगे। और आप देखोगे लाइफ की भाग दौड़, एक अच्छा मोमेंट जीने का टाइम ही नहीं है। लोग सोचते हैं चलो सब कुछ कर लेते हैं, घर परिवार संभाल लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, बच्चों का एस्टेब्लिश कर लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद जिएंगे, लेकिन तब तक हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। सो एक्चुअली देयर इज ए नीड ऑफ क्वालिटी लाइफ। रिटायरमेंट के पास मेरे हिसाब से लोगों के पास हेल्दी 20 साल होना चाहिए कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन वो वक्त हमारे पास नहीं है, आज के टाइम पे नहीं है। दैट टाइम इज मिसिंग। पहले होते थे। मैंने मेरे दादाजी के उम्र के लोगों को, मेरे नाना जी के उम्र को लोगों को देखा है, रिटायरमेंट के बाद दोस्तों के साथ मार्केट में इधर उधर बैठ के बातें करते, घूमते हैं, पार्टी शार्टी जाते हैं। वो लाइफ खत्म हो चुकी है। आज के दौर में ये लाइफ है ही नहीं। आप पूरी जिंदगी मेहनत किया, सबको सेटल किया, आपने सोचा लास्ट का 10-15 साल एंजॉय करूंगा एंड स्पेंड द टाइम इन हॉस्पिटल। दिस ये बहुत सैड साइड है ह्यूमन लाइफ के लिए। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, सो मेनी पीपल, और एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स हमें मिला डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का। तो एजिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, और आई विल टेक वेरी शॉर्ट टाइम फॉर दिस। कल, एजिंग एक ऐसा ऐसा प्रोसेस है जिससे बॉडी धीरे धीरे बूढ़ा होता है, कमजोर होता है, अपने आप को रिपेयर करने की क्षमता खो देता है, बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाती है, बॉडी फंक्शंस, बॉडी ऑर्गन्स बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। इसको अगर आप कनेक्शन करो कि किन चीजों से हो रहा है, केमिकली या फिर बॉडी बीमारी होने का जो मैकेनिज्म होता है, यानी एक बीमारी का जो साइन होता है, जैसे आपको वायरल फीवर हो गया, इसका लक्षण क्या है? आपको बुखार होगा, सर्दी खांसी होगी, दिस इज सिम्टम। तो बीमारियों का एक मेडिकल एक्सप्लेनेशन भी होता है। बीमार होने पे ना उसको मेडिकली बॉडी का जो चेंजेस हैं उसको डिफाइन किया जाता है, उसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। यानी अंदर में एक्चुअली क्या होता है जिसके कारण बीमार हो गया। तो एजिंग का जो पैथोफिजियोलॉजी है, फ्री रेडिकल्स का ज्यादा होना, एंटीऑक्सीडेंट का कम होना, इन्फ्लेमेशन होना, जेनेटिक डैमेज होना, बेसिकली ये तीन चीजें ही होती हैं। और आज के टाइम पे साइंस ने पता लगाया कि ये जो तीनों चीजें हैं, या फिर ओवरऑल अगर आप एजिंग की बात करो, आप आज के टाइम पे ना एजिंग को नॉर्मल फेनोमेनन ना कह के आप एजिंग को एक सिम्टम या फिर एक बीमारी कह सकते हो। एजिंग इज ए साइन, सिम्टम और ए डिजीज। इसको क्योर किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है, और कुछ हद तक प्रिवेंट भी किया जा सकता है। सो दिस इज अ गुड न्यूज। एजिंग का जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, आप देखोगे आपके आपके सामने तीन फोटो हैं।
ग्लाइकेशन, हम ग्लाइसेशन ग्लाइकेशन दोनों कह सकते हो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ रिलेटेड है। इन्फ्लेमेजिंग और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आप इसको ना बहुत आसान तरीके से समझें। हमारे बॉडी को शुगर चाहिए कुछ हद तक, शुगर का मतलब ग्लूकोज। हम कोई भी खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज बनती है और उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसको हम लोग खाते हैं। ये ग्लूकोज जब हमने ज्यादा ले लिया, यानी आपको जितना चाहिए था उससे ज्यादा आपके बॉडी में मात्रा बढ़ गया, जितना ग्लूकोज आपको चाहिए उससे ज्यादा आपके बॉडी में चला गया, तो ये एक्सेस ग्लूकोज ये कैंसर सेल के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, हार्मफुल चीजें, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी में है उसके लिए बहुत बड़ी दावत है। इसे इनविटेशन फॉर देम, इसे फीस्ट फॉर देम, और वो उस पर जिंदा रहता है। तो ग्लूकोज ज्यादा होना यानी आप कैंसर सेल को, माइक्रोब्स को दावत पे बुला रहे हैं। इसके अलावा जो एक्सेस ग्लूकोज है कुछ प्रोटीन के साथ बाइंड होके ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्री रेडिकल एक्टिविटी को बढ़ा देती है। दूसरा, इन्फ्लोमेजिंग। जैसे हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती रहता है ना, जो लोग हमेशा दर्द में रहते हैं वो आपको दिखेगा बूढ़ा हो गया, हमेशा पेन में रहते हैं, काफी टाइम से बीमार है। इन्फ्लेमेशन, तो अगर लॉन्ग टाइम बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन रहता है आप जल्दी एजिंग में चले जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्री रेडिकल ज्यादा होने से बॉडी के सेल डैमेजेस होती है, ऑर्गन कमजोर होते हैं, डैमेजिंग मोड पे चले जाते हैं, हेयर्स ग्रे होते हैं, स्किन में रिंकल्स आते हैं, आई साइट कमजोर होते हैं, ऑर्गन कमजोर होते हैं, एंड स्लोली स्लोली कैंसर भी फॉर्म हो सकता है और आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको पता कैसे चलेगा, आप किस हिसाब से पता कर सकते हैं कि एजिंग हो रही है कि नहीं हो रहा है? एक स्टडी, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई बूढ़ा हो रहा है तो अंदर में क्या चेंजेस हो रहा है। आपके डीएनए अनस्टेबल हो गए, जिस हिसाब से नॉर्मल उसको होना चाहिए था वो उस तरह से नहीं है। डीएनए को किसी चीज ने प्रभावित कर दिया, बैड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी, अल्कोहल, निकोटीन, ओबेसिटी, कार्सिनोजेनिक फूड्स, एटसेट्रा, वेरियस फैक्टर्स। ये जो टेलोमेयर है, जैसे मान लो क्रोमोसोम डिवाइड होकर दो क्रोमोसोम बनेगा, उस प्रोसेस में कुछ एरर रह जाना, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, 100% कॉपी पेस्ट ना हुआ, थोड़ा सा एरर रह गया। एपिजेनेटिक ऑल्टरेशन, जैसे मैंने कहा डीएनए और बिहेवियर में, खाने में कनेक्शन है। प्रोटीन, या फिर हमारे बॉडी में जितने भी सेल डिवीजन, इम्यून सिस्टम, डीएनए के सिग्नल्स हैं, वो एक तरह का प्रोटीन है और उसके ऊपर में एक मार्क होता है, तो वो सिग्नल गलत मार्क को दे देता है। हमारे सेल डिवीजन के हर एक स्टेप में अगर कुछ भी नुकसान हो गया, सही तरह से सेल डिवीजन नहीं हुआ, कोई प्रोटीन बनाना था बॉडी को सही तरह से बना नहीं पाया, तो उसमें खतरनाक चीजें बनती हैं। डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिंग, मान लो आपने अच्छा सा विटामिन लिया और वो विटामिन आपके बॉडी को फंक्शंस को तो मेंटेन करेगा ही, उसके अलावा ये प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए को सिग्नल भेजती है या फिर डीएनए को मदद करती है कि ये विटामिन के साथ में मिलकर आप ये वाला प्रोटीन बनाओ जो बॉडी को चाहिए। अगर आपके डीएनए ने, क्रोमोसोम ने, न्यूक्लियस ने फिल नहीं किया, ये वही वाला विटामिन है, वो सिग्नलिंग एंड फिलिंग रिसीविंग, मान लो एक्सेप्टेंस में अगर गड़बड़ी हो गया तब भी बॉडी एजिंग में जा सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर ठीक से काम नहीं करेंगे, हमारा बॉडी का पावर हाउस है, यहाँ से हमारा बॉडी एटीपी यानी एनर्जी के कोट्स, नॉट कोट्स, एनर्जी बनाती है। सेलुलर, जैसे मैंने कहा सेल डिवाइड नहीं होता है और उस तरह से रह जाता है और वो जाके बाद में खतरनाक कैंसर सेल्स भी बन सकते हैं। स्टेम सेल एग्जॉशन, आपने वो देखे होंगे लिजर्ड्स, छिपकली, आप अगर लिजर्ड का टेल को तोड़ दो तो लिजर्ड का टेल दोबारा से बन जाता है। तो बहुत सारे एनिमल्स दुनिया में ऐसे हैं जो अपने आप को किसी भी ऑर्गन टूटने से वो उस तरह का ऑर्गन अपने आप बना सकता है। इंसानों में स्टेम सेल होते हैं, जो मदर का प्लेसेंटा होता है वो स्टेम सेल है। एक और छिपकली, मैं नाम भूल गया, पानी में रहता है, आई फॉरगॉट द नेम, जस्ट इट्स इन माय टंग बट नहीं आ रहा है। एक कोई जानता है सेल, आई फॉरगॉट द नेम, फॉरगेट इट।
एक बहुत अच्छा और भी लिजर्ड है जो शायद किसने लिखा है, सैलामेंडर, करेक्ट, सैलामेंडर। तो सैलामेंडर का बॉडी का कोई भी हिस्सा तोड़ दो, वो ग्रो कर लेता है। तो हमारे बॉडी में स्टेम सेल जैसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे ब्लड के सारे सेल एक ही सेल से बनता है। तो स्टेम सेल अगर धीरे 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 कम हो जाएगा, इंसान धीरे 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 बूढ़ा हो जाएगा। सेलुलर एक्टिविटी और कम्युनिकेशन में गड़बड़ होगा तो हम बूढ़े होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और ये सारे सिम्टम्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर आप देख सकते हो, पॉल्यूशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ हो जाना, पेस्टिसाइड हार्बिसाइड के इस्तेमाल से कैंसर होते हैं, ये हो रहा है। दूसरा चीज जिससे हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, टू बी प्रिसाइज एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप नेचर में एक्सपोज होते हो, नेचुरल लाइट, फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, इससे आपका एजिंग स्लो हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हम इससे दूर जा रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड में जिससे एजिंग फास्ट होती है, हम उससे ज्यादा संपर्क में हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करना, एक्टिविटीज कम हो जाना, अनहेल्दी डाइट, वर्क लोड ज्यादा होना, स्लीप क्वालिटी गड़बड़ होना। आजकल हम लोग सोशल नहीं है, हम लोगों के साथ जब एंगेज होते हैं ना, आप वेरी सिंपल एग्जांपल, आप बहुत दुखी हैं, आप अपने परिवार दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, वो आपके दुख को सुनते हैं, कुछ छोटा मोटा सलाह देते हैं, और सिर्फ इतना जताते हैं कि आपकी इस मोमेंट वो आपके साथ हैं, तो आपका पेन कम हो जाता है। उसी तरह से जब हम लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, उनके साथ उनके सुख दुख में, हमारे बॉडी के बहुत सारे अच्छे अच्छे सिग्नल जनरेट होती है, जिससे हमारा बॉडी लंबा जी सकता है। मेडिसिन का ओवर यूज होना, ड्रग्स, अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, मेडिकल इमेजिंग, जैसे मैंने कहा रेडिएशन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे भी कैंसर हो सकती है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जैसे एक छोटा सा चीज आपसे शेयर करूंगा। मान लो एक मेडिसिन के आपको बॉडी को नुकसान करने का चांस 50% है, और उससे आपके मेडिकल जो कंडीशन है उससे आपको रिलीफ भी मिलेगा, आप बीमार हो बीमारी भी दूर होगा, वो चांस भी 50% है, साइड इफेक्ट का चांस भी 50% है, तब भी हम उस मेडिसिन को यूज करते हैं। जब भी फायदा 1% ज्यादा हो नुकसान से, तब भी हम मेडिसिन की यूज करते हैं। इसका मतलब है एवरी मेडिसिन कम्स विद एन साइड इफेक्ट। तो पहला रूल है, बिना डॉक्टर का सलाह का कोई मेडिसिन यूज ना करें। दूसरा, कम से कम मेडिसिन का यूज करें। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आते हैं, स्पेशली पेन किलर्स, जो इम्यून सिस्टम के ऊपर में काम करता हो, जो हार्मोन थेरापीज हो, स्टेरॉइड्स, इस तरह के मेडिसिन से बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में सिग्निफिकेंट बदलाव आते हैं। एपिजेनेटिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स आप देखोगे, केमिकल्स, केमिकल म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, और डीएनए की चेंजेस, ये सारा बात हमने की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके स्क्रीन में है, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो एक चीज हमें समझ में आएगा। इसमें 3 चीजें हमने डाला है, और आई एम श्योर ऐसा कोई नहीं होगा इस दुनिया में जो बोलेगा कि आज के टाइम पे इंडिया में कोई नहीं होगा जो बोलेगा मैं आज के टाइम का हूं और 100 साल जी सकता हूं। कोई नहीं बोल सकता। बॉडी एक टाइम के तहत चलता है, हम स्पीड को कम कर सकते हैं। जैसे 100 साल से कम हो गया, 70 पे आ गया, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स से हम अपने हेल्थ की सिचुएशन को, बॉडी के हेल्दी स्टेटस को, बॉडी के आप कह सकते हो कि उसको अच्छा रखने का जो मैकेनिज्म है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे पहला चीज है रेगुलर एक्सरसाइज करें, दूसरा है बैलेंस डाइट ले, तीसरा है स्ट्रेस को मैनेज करें। अब इसके अलावा बहुत सारे चीज हैं, जैसे हम रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करेंगे। साल में 3-4 बार हेल्थ चेकअप करने से आपको पता चलेगा लिवर का कंडीशन क्या है, हार्ट का कंडीशन क्या है, आपका लिपिड प्रोफाइल क्या है, और अकॉर्डिंगली आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। आप जहां में भी Yes. होंगे, जैसे भी होंगे, आप कोशिश करें आपको अच्छी नींद आए, जल्दी सोने जाए, जल्दी उठे। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स में आप देखोगे लिपिड प्रोफाइल हो गया। इसके अलावा फीमेल्स के लिए मेमोग्राफ, ताकि ब्रेस्ट कैंसर को हम प्रिवेंट कर पाए।
पेल्विक डायग्नोसिस, पेल्विक कैंसर्स बहुत होते हैं फीमेल्स में। তোমার ফোন নাম্বার मर्दों में जो बाहर खाना खाते हैं, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक कैंसर, स्टोमक कैंसर, हार्ट की डिजीज, इन सारे चीजों का स्क्रीनिंग भी किया जा सकता है। टाइमली हम बच्चों को जैसे वैक्सीन देते हैं वो हमेशा टाइमली मेंटेन करें। इससे इंसान की इन्फेक्शन की खतरा, बॉडी की जो न्यूट्रिशन का बैलेंस है उसका बने रहना, हार्मफुल चीजों का बनने का जो खतरा है वो कम हो जाती है। तो ये बेसिक जो हैबिट्स है हम इसको डेवलप कर सकते हैं। देन एक प्रोडक्ट जो आपको कल मिलने वाला है, एक शानदार प्रोडक्ट जिसका इंतजार शायद सबको बहुत टाइम से था, यंग फ्यूल, जिसमें आप देखोगे, पहले आप राइट साइड के हेडिंग्स का देखो, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एंटी इंफ्लेमेटरी, टेलोमियर हेल्थ, सेलुलर हेल्थ, स्किन हेल्थ एंड एंटी एजिंग। एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपका जो बॉडी जो मशीन है, खाना खाया, इस मशीन ने उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया और वो एनर्जी आपने यूज किया, ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। और इसके लिए बॉडी एनर्जी खर्च करके आपको एनर्जी बना के देगी, तो बॉडी की एनर्जी बनाने का बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है बॉडी के सारे ऑर्गन्स, लंग्स, लिवर, किडनी, डाइजेशन, सब कुछ सही रहेगा। तो ये कौन करता है? कॉन्जम क्यूटिन, एसिटाइल सिस्टेन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, ओमेगा फैटी एसिड, टर्मरिक, जिंजर, टेलोमेयर हेल्थ। टेलोमेयर हेल्थ का सीधा सा मतलब है आप डीएनए को नुकसान नहीं होने दे रहे हैं, सेल डिवीजन बिना एरर का होगा। उसमें विटामिन डी, ओमेगा फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब आता है। सेलुलर हेल्थ, सेल में फ्री रेडिकल्स का इंपैक्ट कम से कम होगा। एंटीऑक्सीडेंट से होने वाले नुकसान को आप कम कर रहे हो। ভিতরে আছে स्किन हेल्थ, क्योंकि यंग रहना है तो उसको साइंस भी देखना चाहिए ऑन द स्किन, हेयर एंड नेल। उसके लिए हमने विटामिन सी, ई एंड कैरोटीनॉइड्स और 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो डायरेक्टली एंटी एजिंग हैं, यानी डीएनए में वो सिग्नल स्टार्ट करेंगे जिससे बॉडी अपने आप को बूढ़ा होने से रोक लेगा, बोला अभी टाइम नहीं आया। एनएमएन, ओमेगा फैटी एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट। मेरे ख्याल से जो लोग शहर में रहते हैं इस प्रोडक्ट को 30 से स्टार्ट करें, जो लोग गांव में रहते हैं वो 35-40 से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप में किसी ना किसी कारण एजिंग की इम्पैक्ट दिख रहा है, आप जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये शानदार प्रोडक्ट को जितने भी लोग कल गोवा आरबीसी में हैं, आप सबको बधाई। यू विल विटनेस द लॉन्चिंग ऑफ दिस 2 प्रोडक्ट्स, यंग फ्यूल एंड A9 ओंको। इसमें एनएमएन एनएडी प्लस है, एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड है, ओमेगा फैटी एसिड से अमाइनो एसिड, एक्टिव हर्बल ब्लेंड है, एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स है। उसके अलावा आप देखोगे ये सारे एड ऑन इंग्रेडिएंट्स हमने डाला है। ओमेगास फॉर ब्रेन एंड हार्ट, ALA, CLA, EPA, DHA, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए ट्रांसवर्टल, एल ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम क्यूटिन, ग्रीन टी, सेलेनियम, डीएनए रिपेयर और सेलुलर फंक्शन के लिए निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन, कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटारेट, वाइटलिटी के लिए कोर्डिसेप्स, बायोपेरिन, जिंक, विटामिन B3 और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटीज के लिए कुर्कुमिन और टेरोस्टिल्बिन हमने डाला है। तो एक शानदार प्रोडक्ट है एंड दिस इज प्रोवन, ये ऑलरेडी साबित हो चुका है। डॉक्टर डेविड सिंकलर, जिन्होंने खुद पे ट्राई किया, वो 40 के एज में 60 जैसा दिखता था और आज 60 के एज में 35 जैसा दिखता है। तो जिसको भी लगता है शुड यूज दिस प्रोडक्ट। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको यंग बनाएगा दिखने के लिए, बॉडी के ऑर्गन्स को भी यंग रखेगा। यानी मेरा लंग्स का इस वक्त का एज है 40 साल और लंग्स 40 साल तक, लिवर 40 साल तक थोड़ा कमजोर हो गया। अगर मैंने इसको लेना शुरू किया तो लंग्स एंड लिवर रिवर्स होकर 30 जैसा बर्ताव करेगा, मोर फिट, मोर फाइन, मोर परफॉर्मिंग। तो आप ये प्रोडक्ट कभी भी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आपको लेना चाहिए। सो दोस्तों, आज का सेशन आई होप आप सबको बहुत पसंद आया। विल स्टॉप इट हियर। अगर किसी के मन में कोई भी सवाल आ रहा है आप पूछ सकते हैं।